बी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई निगम ने धार्मिक संस्थाओं के नाम पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अयप्पा नगर स्थित आनंद विहार और उल्लास नगर की EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 15% जमीन को 12 साल बाद कब्जा मुक्त कराया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भारी पुलिस बल, जिला प्रशासन और निगम की संयुक्त टीम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मदरसा, अवैध निर्माण और बाउंड्री वॉल को हटाया। खास बात यह रही कि संवेदनशील माने जा रहे इस ऑपरेशन के दौरान कहीं से कोई विरोध सामने नहीं आया और करीब 3 घंटे में पूरी कार्रवाई कर ली गई। अब प्रशासन का दावा है कि जमीन को खाली कराकर यहां प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। दुर्ग जिले के मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइये ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से जून माह का मानदेय उन्हें नहीं मिला। संघ का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों को कई बार जानकारी देने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसी के विरोध में रसोइया 16 जून से 30 जून 2026 तक मध्याह्न भोजन तैयार नहीं करने का निर्णय लिया है। रसोइयों का कहना है कि स्व सहायता समूह द्वारा वर्षों से कार्यरत रसोइयों को पुराने आदेश का हवाला देकर हटाया जा रहा है, जिससे उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। संघ ने 6 सूत्री मांगे प्रशासन के सामने रखी। रसोइया संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल होती है तो 1 जुलाई 2026 से जिले के सभी रसोइया पुनः स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने के कार्य में लौट आएंगे। दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र में मुहर्रम की तैयारी के दौरान शेर इस्लाम अखाड़ा इमामबाड़ा समिति में विवाद हिंसक हो गया। इमामबाड़े की पेंटिंग के रंग को लेकर समिति के सदस्य मोहम्मद इजहार और वसीम परवेज के बीच मतभेद था। बताया जा रहा है कि वसीम परवेज इमामबाड़े को लाइट ग्रीन रंग से पेंट करना चाहता था, जबकि मोहम्मद इजहार डार्क ग्रीन के पक्ष में थे। सुबह क्रिकेट खेलकर लौट रहे इजहार और वसीम के बीच इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद गाली गलौज और मारपीट में बदल गया। इसी दौरान वसीम परवेज ने कटर से मोहम्मद इजहार पर हमला कर दिया। हमले में इजहार के पेट और गाल पर गंभीर चोटें आई। घायल को पहले सुपेला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने 17 टाँके लगाए। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्ग के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। दुर्ग पुलिस ने जिले में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है। ऑपरेशन विश्वास के तहत सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, अड्डेबाजी करने और शांति भंग करने वालों पर शिकंजा कसा गया। बाजारों, पार्कों, चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कुल 90 मामले दर्ज किए। सबसे ज्यादा 12 मामले सुपेला थाना क्षेत्र के सामने आए। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने गांजा बेचने की तैयारी कर रहे एक नाबालिग को पकड़ा। उसके कब्जे से 2 किलो 210 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,05,000 रुपए बताई गई। दुर्ग पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय के सामने खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों की तत्परता के चलते आग को आसपास के इलाकों तक फैलने से रोक लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अग्निशमन विभाग की सूझबूझ और टीम वर्क ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन करने जा रही है। यह उत्सव 16 जून से 27 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों, विधायक, जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष, महापौर
तथा नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है और यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। अभियान के तहत ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो अब तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने और नियमित अध्ययन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर रहेगा। राज्य सरकार पीएम श्री विश्वविद्यालयों के माध्यम से बेहतर शिक्षा वातावरण विकसित कर रही है। वही वर्ष 2026 से 150 विवेकानंद विद्यालयों की स्थापना कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नए मानक स्थापित करने की तैयारी भी की जा रही है। बलौदाबाजार जिले के सहकारी केंद्रीय बैंक निपनिया शाखा की महिला मैनेजर अनीता पांडे को रिश्वत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई वायरल वीडियो के आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर की गई। शिकायतकर्ता खेलन बाई सतनामी के मुताबिक उनके पति रूपदास सतनामी का करीब 1 साल पहले निधन हो चुका है। पति के बैंक खाते में लगभग 1,10,000 रुपए जमा थे, जिन्हें निकालने के लिए वह बैंक पहुंची। महिला का आरोप है कि खाते से रकम निकालने की प्रक्रिया पूरी करने के बदले बैंक मैनेजर ने पहले 10,000 रुपए रिश्वत मांगी और बाद में यह रकम घटकर 5,000 रुपए कर दी गई। इसी दौरान एक ग्रामीण ने कथित तौर पर 5,000 रुपए लेते हुए मैनेजर का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़ित महिला ने जन दर्शन में कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत के साथ वीडियो समेत अन्य सबूत सौंपे, जिसके बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए। बिलासपुर जिले के बेलगहना गांव की रहने वाली बाल कुंवर बसोड़ ने अपने दूर के रिश्तेदार फागुन प्रजापति पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक पेंशन खाते से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के बहाने आरोपी उन्हें बैंक ले गया और उनके बैंक खातों में जमा करीब 23 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद धान बिक्री और जमीन से जुड़े दस्तावेजों का हवाला देकर उन्हें कोटा ले जाया गया, जहां पावर ऑफ अटर्नी के नाम पर 6.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री आरोपी ने अपने नाम करा ली। जब महिला को पैसे की जरूरत पड़ी तो वह बैंक पहुंची, तब उन्हें खाते में राशि नहीं मिली। जांच करने पर जमीन हस्तांतरण की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद उन्होंने चौकी, एसपी कार्यालय और कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। न्याय की आस टूटने पर बुजुर्ग ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति तक मांग ली। नारायणपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका ने सोमवार से अभियान शुरू कर दिया। जयस्तंभ चौक क्षेत्र में नगर पालिका और पुलिस की टीम फुटकर व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची। कार्यवाही के दौरान बुलडोजर से स्थायी ढांचों को हटाया जाने लगा। इसी बीच कार्यवाही का विरोध करते हुए एक महिला जेसीबी मशीन के सामने जाकर लेट गई। महिला का कहना था कि शहर में कई स्थानों पर अतिक्रमण है, लेकिन प्रशासन केवल कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है। महिला के विरोध के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। स्थिति को देखते हुए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला। समझाइश के बाद महिला को वहां से हटाया गया और नगर पालिका ने दोबारा कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कुल 7 दुकान और अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के डबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भेड़ी कोना में मामूली घरेलू विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक बेटे ने अपनी ही मां की पीट कर हत्या करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान तिहारिन बाई माली के रूप में हुई। मां और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोप है कि गुस्से में बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पूरे गांव में इस घटना के बाद शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ हुई मुलाकात कई मायनों में ऐतिहासिक रही। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्पेस, सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, हेल्थ, एजुकेशन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत और फ्रांस के बीच कुल 13 बड़े समझौतों पर सहमति बनी। साथ ही अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश डिफेंस, इनोवेशन, सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण खनिज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही हेल्थ और एजुकेशन में भी साझेदारी को नई दिशा दी जाएगी। भारत और फ्रांस की यह मुलाकात
सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया को एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी का संदेश भी दे गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उनके साथ टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद हैं। काकोली घोष और उनके समर्थक सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और संसद में अलग बैठने की मांग रखी। उनका कहना है कि वे नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय कर रहे हैं और भविष्य में एनडीए के साथ काम करेंगे। वही ममता बनर्जी खेमे के सांसद इस कदम को गैर संवैधानिक बताते हुए स्पीकर को पत्र सौंपा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से मांग की है कि सदन में टीएमसी को एक ही राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाए और किसी अलग गुट को स्वीकार न किया जाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह बचा पाएगी या पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर स्थित बैरागी वाला गांव से आई एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गाँव में भारी तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे जाम किया गया, पत्थरबाजी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया। इस बीच प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस समझौते पर 19 जून को जिनेवा में हस्ताक्षर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे और उसे अपने वित्तीय संसाधनों तक दोबारा पहुंच मिलेगी। विदेश में फंसे 24 अरब डॉलर की राशि जारी किए जाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर की सहायता योजनाएं भी सामने आई हैं। प्रस्तावित समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोला जाएगा और अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ईरान परमाणु हथियार न बनाने के अपने वादे को दोहराएगा, जबकि अमेरिकी क्षेत्र में नई सैनिक गतिविधियां और अतिरिक्त प्रतिबंध से बचने पर सहमति दे सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें जिनेवा पर टिकी है, जहां यह समझौता मध्य पूर्व की तस्वीर बदल सकता है। ओमान के रास अल हद तट पर समुद्र में भारतीय क्रू वाला MSV विराटवन जहाज इंजन फेल होने के बाद नियंत्रण खो बैठा। जहाज पर सवार 14 भारतीय क्रू मेंबरों की जान खतरे में पड़ गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिकी नौसेना के P-8 समुद्री निगरानी विमान ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाइफ राफ्ट गिराई, जिसके जरिए सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। भारतीय दूतावास के मुताबिक ओमान के अधिकारियों और आसपास के मौजूद जहाजों के समन्वय से चलाया गया यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और सभी भारतीय सुरक्षित हैं। लेकिन इसी बीच एक अलग घटना में भारतीय नागरिक निशांत उर्थनाथन की मेडिकल जटिलताओं के कारण मौत हो गई। भारतीय दूतावास उनका पार्थिव शरीर जल्द भारत भेजने की प्रक्रिया में जुटा है। आज के समाचार यहीं तक। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।